बिहारी न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 10 नवंबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कल 9 नवंबर को जन्मदिन था। कल तेजस्वी यादव 34 साल के हो गए हैं। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर रात 12 बजे अपने परिवार के साथ केक काटा। इस दौरान उनके साथ पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव सहित उनकी पत्नी राजश्री नजर आए। सेलिब्रेशन में तेजस्वी यादव ने 3 बर्थडे केक कट किया। बता दी कि तेजस्वी यादव के बर्थडे को लेकर आरजेडी पार्टी में उत्साह का माहौल था, जिसे लेकर राजद ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। राजद प्रदेश कार्यालय का मुख्य पोस्टर भी बदल गया है। जहां लालू यादव की तस्वीर हुआ करती थी, वहां अब तेजस्वी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और उनको जन्मदिन की बधाई दी गई है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसान भाइयों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत अभी तक कुल 14 किस्त जारी हो चुकी है। अब किसान भाइयों को बेसब्री से 15वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्द ही उनके खाते में पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 12 नवंबर को जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं, वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर दें। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर गांव हर घर में हो रही सीएम नीतीश कुमार पर थू जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। जनसुराज यात्रा के प्रमुख प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से राज्य के हर जिले में पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने मधुबनी के फुलपास अनुमंडल के कई गांव का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मनोदशा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं तो बोल कुछ दे जाते हैं। जो उन्होंने फर्टिलिटी पर बात कही है, स्वतंत्रता भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं दिखता। सीएम नीतीश कुमार के ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मन स्थिति क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं है या तो डेलूजनल हो गए हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। बिहार की जनता हंस रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। जो जितना हो सके 4 से 5 महीना खींचकर चलाएं। राजनीति में नीतीश कुमार की संवेदनशीलता को देखा जा सकता है। जहां दोस्तों बात करते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में कम तापमान के कारण विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन्हीं में से एक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे लकवा मारना भी कहते हैं। ठंड के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी अधिक बनने लगते। ऐसे मौसम में की गई थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ठंड के महीने में ब्रेन स्ट्रोक की घटनाओं में वृद्धि एक जटिल घटना है जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है। कई अध्ययनों ने स्ट्रोक दरों में मौसम भिन्नता को उजागर किया है, जिसमें ठंडे महीनों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सर्दियों के दौरान ब्रेन स्ट्रोक में वृद्धि का एक योगदान फैक्टर श्रवण संक्रमणों की बढ़ती हुई प्रचलन है, जैसे कि फ्लू। ये संक्रमण प्रणालीगत सूजन और खून के थक्के जमने के बढ़ते खतरे को जन्म दे सकते हैं, जो स्ट्रोक के लिए एक सामान्य ट्रिगर है।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि उन्हें मात्र 5950 रुपये मिलते हैं और इतनी कम राशि में उन्हें परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उनकी मांगों को माना जाए तो मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए। इसी को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का पिछले 3 दिनों से पटना में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भी तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने राजद कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटने कहा और फिर बल प्रयोग शुरू हो गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों को पुलिस ने जबरन वहां से हटाने के लिए लाठियां भी चलाई। अचानक से पुलिस के इस बल प्रयोग से धरना दे रहे आंगनबाड़ी कर्मियों ने अफरा तफरी जैसी स्थिति मच गई। बाद में पुलिस ने उन्हें लाठियां भांजते हुए राजद कार्यालय के बाहर से भगाया। दरअसल मंगलवार को भी इसी तरह विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे आंगनबाड़ी कर्मियों पर बल प्रयोग हुआ था। बाद में आंगनबाड़ी कर्मियों ने पटना के डाक बंगला चौराहे को घंटों जाम कर रखा था। प्रदर्शन का सिलसिला बुधवार को भी नहीं रुका। आंगनबाड़ी कर्मियों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। वहीं गुरुवार को एक बार फिर तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, लेकिन इस बार भी पुलिस के बल प्रयोग से उन्हें जूझना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि रखरखाव संबंधी कारणों के चलते डेबिट कार्ड और UPI से जुड़ी कुछ सेवाएं 8 नवंबर 2023 को रात 10:30 बजे से लेकर 11:15 तक बंद रहेंगी। बैंक की ओर से दी जानकारी के मुताबिक इस दौरान ग्राहक डेबिट कार्ड, फिजिकल वर्चुअल से जुड़ी इंक्वायरी, डेबिट कार्ड ब्लॉक, डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना, डेबिट कार्ड में लिमिट और प्लेग अपडेट जैसे सेवाएं नहीं ले पाएंगे। इसके UPI पर नए ग्राहक की ऑनबोर्डिंग भी इस दौरान नहीं की जा सकेगी। बैंक के द्वारा सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि रखरखाव संबंधी कारणों के चलते 8 नवंबर 2023 को रात 10:30 से लेकर रात 11:15 तक डेबिट कार्ड, फिजिकल वर्चुअल से जुड़ी इंक्वायरी, डेबिट कार्ड ब्लॉक, डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना, डेबिट कार्ड में लिमिट, फ्लैग अपडेट और UPI पर ऑनबोर्डिंग जैसी सेवाएं ग्राहकों को नहीं मिल पाएंगी। बता दें कि सभी सरकारी और निजी बैंकों की ओर से अपने सिस्टम को सही बनाए रखने के लिए रखरखाव किया जाता है, जिससे कि बिना किसी परेशानी के बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं दे पाएं और उनके सभी प्लेटफॉर्म पर लेन देन आसानी से हो। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि देश भर में लाखों लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में देश भर के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत जरूरी है। इससे ये जानकारी मिलती है कि पेंशन भोगी जीवित है या नहीं। 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिक 1 से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक जाना पड़ता है। वहीं क्या आप जानते हैं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं? इसी कड़ी में आइए आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं जिसके जरिए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा जीवन प्रमाण एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जीवन प्रमाण ऐप खोलने के बाद आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पर जाना होगा। यहाँ आपको अपनी निजी जानकारी जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि भरना होगा। इतना करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर प्राप्त OTP दर्ज करें। अगले चरण में आपको आधार नंबर और नाम भरना होगा। इसके बाद बॉक्स को चेक करें और स्कैन विकल्प चुनें। फेस स्कैन को अधिकृत करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ बटन पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर फेस स्कैन के लिए गाइड दिखाई देगा। यहाँ आपको मुझे इस बॉक्स के बारे में पता है को चेक करना होगा। इसके बाद आपकी फोटो खींच ली जाएगी। ऑपरेटर प्रमाणीकरण के बाद पेंशन भोगी प्रमाणीकरण के लिए स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और वैकल्पिक रूप में ईमेल पता दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको आगे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी और घोषणा की पुष्टि करने के बाद जानकारी सबमिट करनी होगी। इतना करने के बाद आपके चेहरे को स्कैन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फेस स्कैन के बाद आपको ग्रुप ID और PPO नंबर मिल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी में से एक योजना है कृषि इनपुट अनुदान स्कीम। इसके तहत फसल बर्बाद होने पर सरकार पैसा देती है। इसका कैसे लाभ उठाएं, इसके लिए पूरी खबर है। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म आई थी जवान। इस फिल्म में किसानों के दर्द को उभारा गया था। दिखाया गया था कि किसान परेशान होकर आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। बिहार के किसान इस तरह के कदम न उठाए, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी में एक योजना है कृषि इनपुट अनुदान स्कीम। कृषि इनपुट अनुदान स्कीम दरअसल कई बार बेमौसम बारिश या अन्य वजहों से फसल बर्बाद हो जाती है, किसान परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान स्कीम के तहत किसानों को अनुदान दिया जाता है। 13,500 तक का अनुदान इसके तहत प्रदान किया जाता है। प्रकृति आपदा से अगर फसल बर्बाद हुए तो उस पर 13,500 रुपये का सहायता अनुदान दिया जाता है। वहीं सूखे इलाकों की फसल बर्बाद होने पर 6,800 रुपये के राहत अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य के ऐसे इलाके जो बंजर जहां 4 इंच तक बालू इकट्ठा हो जाता है, ऐसे इलाकों में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 12,200 रुपये के अनुदान का प्रावधान रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके घर बेटियां जन्म ले रही है तो स्वास्थ्य विभाग आपको 2,000 रुपये देगा। ये बेटियां चाहे अस्पताल में जन्म हो या घर में, स्वास्थ्य विभाग आपके खाते में पैसे भेज देगा। ये राशि कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाएगी। सरकार के भ्रूण हत्या रोकने, बच्चियों को शिक्षित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये योजना फिर से शुरू की गई है। यह राशि बेटियों के माता पिता के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेजों व सदर अस्पतालों के सिविल सर्जन को इस योजना पर दिशा निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी बेटियां जन्म ले रही है उसकी सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजें। कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिहार की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं स्कीम में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है। इसके तहत बेटी का जन्म होने पर उसके नाम पर बिहार की सरकार यूको और IDBI बैंक में 2,000 रुपये जमा करती है। जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसके मैच्योरिटी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर 18 साल से पहले ही बच्ची की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में यह पैसा महिला विकास निगम के पास चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बिहार सरकार फेस्टिवल सीजन के तोहफा देने वाली है। अब सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना होगा। महापर्व छठ को देखते हुए राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि जिसके बाद सभी कर्मचारियों को छठ के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से उपहार दिया जा रहा है। इससे पहले भी दुर्गा पूजा के मौके पर समय से पहले कर्मचारियों और अधिकारियों को सैलरी दे दिया गया था। अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के मौके पर भी 15 दिन पहले कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दे दिया गया था। इस बार छठ के मौके पर भी राज्य सरकार ने वेतन पहले देने का ऐलान कर दिया है। इससे राज्य के सभी 9.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दी कि वित्त विभाग ने 16 नवंबर 2023 को नवंबर महीने का वेतन देने का निर्णय लिया था है, जिसको लेकर वित्त विभाग ने प्रधान हाईकोर्ट के महानिबंधक सचिव, विधानमंडल समेत सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को निर्देश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में दिए गए विवादित बयान का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अपने बयान के लिए भले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन राजद और जदयू के अन्य नेता लगातार उनका बचाव करने में जुटे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के बयान का बचाव किया था, जिसके बाद वह पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के निशाने पर आ गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की विवाद से टिप्पणी का बचाव करने के लिए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि तेजस्वी को यौन शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए। लोग जानते हैं कि उन्होंने 9वीं कक्षा भी पास नहीं की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बातें स्कूलों में बच्चों को यौन शिक्षा के तहत दिखाई जाती है। तेजस्वी पर बरसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने किस स्कूल में पढ़ाई की और
कहां से यौन शिक्षा प्राप्त की। किशोर ने कहा कि जहां तक लोगों को पता है उन्होंने 9वीं कक्षा भी पास नहीं की, इसलिए यह खुलासा किया जाना चाहिए कि वह किस स्कूल में गए और उन्होंने यौन शिक्षा कहां से प्राप्त की। नीतीश कुमार की टिप्पणियों पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी उनके ज्ञान की कमी को दर्शाती है। यदि आप स्वयं स्कूल नहीं गए हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यदि तेजस्वी यादव स्वयं स्कूल नहीं गए हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि यौन शिक्षा कैसे पढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई फ्रंट के 7-8 नवंबर को हड़ताल पर जाने के कारण सारण जिले में 45 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बना। रसोइयां अपनी मांगों के समर्थन में पटना में प्रदर्शन करने गए थे। मध्याह्न भोजन के IVRS रिपोर्ट के अनुसार सारण जिले के 14 प्रखंड में 54 विद्यालयों में बुधवार को मध्याह्न भोजन नहीं बना। उसमें 45 विद्यालयों में रसोइयां के नहीं आने के कारण MDM प्रभावित था। वहीं शेष विद्यालयों में गैस खत्म होने, अनाज नहीं होने समेत अन्य कारणों से MDM प्रभावित रहा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि राज्य में नवनियुक्त 1,20,000 शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापन कार्य शिक्षा दिवस पर 11 से 21 नवंबर तक होगा। इन शिक्षकों का वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बुधवार को इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन कार्य को देखते हुए सभी 38 जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें विधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटी भी नहीं तैनात किया जाएगा। के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी नवनियुक्त अध्यापक शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापित नहीं की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अध्यापकों का पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन करते हुए किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कमेटी प्रत्येक जिले के अध्यापकों का पदस्थापन सॉफ्टवेयर से कराना सुनिश्चित करेगी। उपलब्ध शिक्षकों की संख्या और विद्यालयों के नामांकन को देखते हुए रैंडमाइजेशन विद्यालय स्तर पर तथा विषयवार सॉफ्टवेयर में एंट्री किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था ताजा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाली ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वहीं अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए ऊपर एक फॉलो बटन दिखाई दे रहा है, उसको जाके क्लिक करें और वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।